बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुयस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस, उसके सॉल्व्ड एमसीक्यूज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। तो याद रखें, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो उसको आप रो मैट्रिक्स कहते हो। कॉलम जितने मर्जी है बेशक हों, लेकिन अगर एक रो है तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा, और अगर एक ही कॉलम है और रो जितनी मर्जी है तो फिर वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब दूसरा एमसीक्यूज है हमारे पास, इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन विच टाइप ऑफ दिस मैट्रिक्स इज। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो तो उसको आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हो। तो इसमें ऑप्शन बी ठीक होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए ट्रांसपोज आपके पास माइनस ए के इक्वल हो तो वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू 7 8 3 2 देन विच वन इज द जॉइंट ऑफ ए। तो जॉइंट ऑफ ए में आप 7 और 2 की प्लेस चेंज कर देते हो और 3 और 8 का साइन चेंज करते हो, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 7 -3 और -8। तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो ये आपके पास ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर तब होता है जब उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आए, और अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 ना आए तो वो आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में है कि इफ़ ए इज इक्वल्स टू 2 3 3 4 देन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू डैश। तो सबसे पहले आपको देखें ए इनवर्स का फार्मूला आना चाहिए। तो ए इनवर्स आपके पास किसके इक्वल होता है? ए इनवर्स आपके पास इक्वल होता है, ये आपके पास ए इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये फार्मूला आपने अच्छी तरह जहन में रखना है। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे और फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आपके पास फार्मूला है। तो अब डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है? आप 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हो। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो 8 आता है, ठीक है, और फिर माइनस करते हो और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9। तो 8 - 9 आपके पास ये -1 आ जाता है, तो ये डिटर्मिनेंट आता है, ये डिटर्मिनेंट आ गया इसका। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए में आप इन दोनों की प्लेस चेंज कर देते हो और इन दोनों के साइन चेंज करते हो, ठीक है। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और ये -3 आ जाएगा। यानी एडजॉइंट ऑफ ए जो इसका बनता है वो आपके पास बनता है 4 और -3, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास फिर -3 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए बनता है इसका, ये जॉइंट ऑफ ए। अब आप जब इधर फार्मूले में पुट करेंगे तो 1 बाई -1 इंटू जॉइंट ऑफ ए ये लिख देंगे, तो -1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी -4 3 3 -2 आ जाएगा। तो -4 3 3 -2 आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन बी इसका एग्जैक्ट ऑप्शन होगा। ये फार्मूला हमने यूज़ किया इसमें। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट ओनली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्लैंक है, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर। ए इनवर्स उसी सूरत में एग्जिस्ट करता है जब ए नॉन सिंगुलर हो, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि ए बी होल ट्रांसपोज। तो ये होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। बाज़ लोग ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज लेकर आते हैं तो वो गलत होता है। अगर ए प्लस बी होल ट्रांसपोज पूछा होता तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा, लेकिन प्रोडक्ट में अगर आ जाए तो वो फिर पहले बी ट्रांसपोज लिखेंगे और फिर ए ट्रांसपोज लिखेंगे। इसी तरह ए बी होल इनवर्स आपके पास इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। कहता है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ m बाई n देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर ए का ऑर्डर m बाई n है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर जो है वो n बाई m हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो रो को कॉलम में चेंज कर देते हो और कॉलम को रोज में, तो ऑर्डर भी रिवर्स हो जाता है। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स आपके पास 2/1 का है, तो जब उसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो 1/2 का आ जाएगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 3 0 0 4 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। तो ऐसा याद रखें, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0 हो और जो डायगोनल एलिमेंट है उनमें से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो 0 ना हो, ठीक है, एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉन जीरो, तो वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं नॉन डायगोनल 0 0 है और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो दोनों जीरो नहीं है। अगर इनमें से कोई एक जीरो होता फिर भी डायगोनल मैट्रिक्स होता। अगर ये इस तरह लिखा हुआ होता 3 0 0
ज़ीरो, फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होता और ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब स्केलर मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन ध्यान में रख लें कि स्केलर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल्स तो 0 0 होंगे और जो डायगोनल्स हैं वो सेम एलिमेंट होंगे, 1 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, तो वो स्केलर बनेगा उस केस में। अगर डायगोनल 1 1 और नॉन डायगोनल 0 0 हो तो उनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये तीनों फ़र्क आपने ध्यान में रखने हैं। ये जो मैं एक्स्ट्रा बातें आपको बता रहा हूँ ये साथ आप नोट करते जाएं जो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, फॉर द प्रोडक्ट ए बी नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। यानी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन किस वक्त पॉसिबल है, जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रोज आपस में बराबर हों। उसके लिए आप एक ट्रिक याद रखें, एक CR, ठीक है ना, पहले की कॉलम देखने और दूसरी की रोज़ देखनी है। जिस तरह CR यूनिवर्सिटीज़ में होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, उससे आपको याद रहेगा कि C से कॉलम और R से रोज़। तो पहले मैट्रिक्स की कॉलम अगर दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल हों तो फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट MCQs है, अ मैट्रिक्स A इज कॉल्ड डैश इफ़ द नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो तो उसका कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, उसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हो। और लास्ट MCQs जो मैंने लिखा हुआ है, मैट्रिक्स A इज कॉल्ड डैश इफ़ द नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हो, और जिसमें इक्वल ना हो तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हो। तो उम्मीद है ये सारे MCQs आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इनकी भरपूर प्रैक्टिस करें। बहुत शुक्रिया।